A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो स्टार्ट करते हैं आज एक प्यारे से थॉट के साथ। अ बैड एटीट्यूड इज लाइक ए फ्लैट टायर। जो बैड एटीट्यूड होता है वो एक फ्लैट मीन्स फटे हुए है जिसमें हवा ना भरी हो उस टायर के जैसे होता है। यू कांट गो एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा सकते अंटिल यू चेंज इट, जब तक तुम उसे चेंज ना कर दो। मीन्स वो एक फटे हुए टायर जैसा है, वो एक फटे हुए टायर जैसा है। तुम जब तक कहीं नहीं जा सकते जब तक आप इसे चेंज नहीं कर दोगे। सो गाइस सीधी सी बात ये है, कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास। तो सीधी सी बात ये है कि अपने एटीट्यूड को अपनी जेब में रख के घूमना चाहिए, ठीक है ना। ओके जस्ट किडिंग। ओके सो बात ये है कि एटीट्यूड वगैरह में एटीट्यूड में रहना चाहिए बट एक बैड एटीट्यूड कभी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कभी भी हेल्प नहीं करता। वो हमेशा क्या करता है, हमारा गलती करता है। हम उसके साथ उस एटीट्यूड के साथ कहीं पे जा नहीं सकते, ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, ओके ये थॉट है क्यों, क्योंकि अभी एक दो दिन पहले कुछ ऐसी घटना हुई थी उससे रिलेटेड है। तो देखो बात ऐसी है कि अगर आप कहीं पे एक बड़े पोस्ट पे आप जा रखे हो, ठीक है ना, और आप वहां से ये कहने लगो नहीं भाई जॉब लेना तुम्हारे बस की नहीं है, या ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, चेंजेस ऐसे होने चाहिए, ये सब ठीक हो रहा है वो हो रहा है। अरे भाई तुमने ये जॉब ले लिया, तुम ये जॉब छोड़ के देखो, तुम्हें फिर से जॉब मिल जाए तो चलो छोड़ो। हम ज्यादा बात नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज आवर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी रोटेशनल पार्टीजन फंक्शन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? रोटेशनल पार्टीजन फंक्शन। ओके सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। जो पार्टीजन फंक्शन वाला पार्ट है, जो आपका अपने प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट पढ़ा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तो हम देखने वाले हैं आज रोटेशनल। हमने ट्रांसलेशनल पार्टीजन फंक्शन आपका पिछली क्लास में खत्म कर लिया था। अगर किसी ने वो पहले वाली वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके उन वीडियोज को देख लीजिए, फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके सो लेट अस स्टार्ट रोटेशनल पार्टीजन फंक्शन। तो अगर मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, किसकी बात करूं कि किस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे आधारित होगा, तो वो क्वांटम मैकेनिकल क्या होता है रोटेशनल एनर्जी में, वो सॉरी अगर मैं रोटेशनल सिस्टम की बात करूं तो उसमें कौन सा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है वो आपको पता है अच्छे से, क्या होता है? रिजिड रोटर। रिजिड रोटर, इससे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ोगे जी अच्छे से, ठीक है ना। अगर मैं रिजिड रोटर की एनर्जी की बात करूं तो बस मुझे एनर्जी पता होनी चाहिए रिजिड रोटर की, और डिजाइनसी पता होनी चाहिए। तो एनर्जी होती है जी एल स्क्वायर अपॉन 2i, ये होती है जी। अब जो एल स्क्वायर होता है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो होती है जी जे इंटू जे प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i, ये होती है। ओके और जो इतना पार्ट होता है इस पार्ट को कहा जाता है बी बार। क्या? बी बार, रोटेशनल नंबर कहा जाता है इसे। ओके तो यहां से आ जाता है जे इंटू जे प्लस 1 बी बार। सो ये एनर्जी होती है किसकी? रिजिड रोटर की, जहां पे बी क्या है आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर है, और सॉरी रोटेशनल नंबर कहा जाता है इसे, ठीक है ना। और ये आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर मींस आपका स्टेट नंबर, जैसे कि आपने पढ़ा था ट्रांसलेशनल में आपने एन लिया था। सो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा है, और वाइब्रेशनल में आपने वी लिया था, तो ये आपको अच्छे समझ में आ रहा है। ओके ओके तो ये आपका एनर्जी होता है किसका? रोटेशनल पार्टीजन फंक्शन का, सॉरी रोटेशनल पार्टीजन फंक्शन का कह रहा हूँ फिर से। रोटेशनल में जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है मींस रिजिड रोटर का। ओके सो जो डिजेनरेसी होती है, डिजेनरेसी होती है जी 2j प्लस 1, ये सब आप क्वांटम में पढ़ोगे 2j प्लस 1। बस मुझे उस रोटेशनल सिस्टम के बारे में इतना पता होना चाहिए तो मैं पार्टीजन फंक्शन अच्छे से लिख लूंगा, ठीक है ना। पार्टीजन फंक्शन को मैं अच्छे से समझ लूंगा अगर मुझे इतना पता है, ठीक है ना। ओके सो अब हम एक एनर्जी लेवल बना के देख लेते हैं, रिजिड रोटर का एक एनर्जी लेवल बना के देख लेते हैं, और फिर हम देखते हैं उसमें आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पार्टीजन फंक्शन तो आपने आई थिंक लिख लिया होगा इसका, ठीक है ना क्योंकि अब उस लेवल पे तो आप आ चुके हो। पार्टीजन फंक्शन तो आपने देख लिया होगा कि क्या होना चाहिए, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखना एक बार ध्यान से, मैं लेवल बना रहा हूँ। तो देखो रिजिड रोटर है, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में इसमें क्या होता है, ग्राउंड स्टेट इसमें जीरो हो सकता है, जैसे कि आपका पीआईबी में ग्राउंड स्टेट जीरो नहीं हो सकता था, तो इसमें जीरो हो सकता है। जे इज इक्वल टू 0, फिर j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 3 एटसेट्रा, ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी क्या होती है? j इंटू जे प्लस 1 बी बार, ये होती है एनर्जी। ओके तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी? जब j की वैल्यू 0 रखोगे तो एनर्जी यहाँ पे होगी 0, ये एनर्जी रखोगे आप 1 रखोगे तो
2b, कितना हो जाएगा 2b। और जब नेक्स्ट में आप रखोगे तो 6b, नेक्स्ट में आप रखोगे तो ये हो जाएगा 12b, ऐसे ही नेक्स्ट में आप रखोगे 20b, नेक्स्ट में 30b, ऐसे ऐसे आता चल जाएगा, ठीक है ना। और जो डिजेनरेसी जो कि आपने पढ़ी थी, डिजेनरेसी होती है 2j + 1, j = 0 रखोगे तो आ जाएगी 1, यानी कि ग्राउंड स्टेट नॉन डिजेनरेट होती है। फिर आप 1 रखोगे तो 2 + 2 + 1 3 होगी, फिर आपका 2 + 4 + 1 5 होगी, ऐसे ही फिर 7 होगी, फिर 9 होगी, फिर आपका 11 होगी, ऐसे आपकी डिजेनरेसी होती है। तो यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो ये आपका क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल है यहाँ पे रिजिड रोटर, उसका एनर्जी लेवल, इस टाइप से हम उसका एनर्जी लेवल बनाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब ध्यान से देखो, आपको पार्टीशन फंक्शन तो लिखना ही आता है, इसके लिए आप पार्टीशन फंक्शन लिख दो। क्या होता है पार्टीशन फंक्शन? ग्राउंड स्टेट का e⁻ बीटा एप्सिलॉन, e⁻ बीटा एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे? एनर्जी। एनर्जी कितना है यहाँ पे? 0, तो ये आ जाएगा e⁻0 मीन्स 1। ओके, प्लस नेक्स्ट वाले के लिए e⁻² बीटा बी आ जाएगा, तो यहां से आया, ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट में e⁻6 बीटा बी। ओके, और इसका जो डिजेनरेसी है वो कितना है? 3 है, इसका डिजेनरेसी 5 है, ऐसे नेक्स्ट का डिजेनरेसी कितना आएगा? 7 आएगा, e⁻12 बीटा बी। तो ये पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत? पार्टीशन फंक्शन लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे पार्टीशन फंक्शन कर लोगे आप। ओके, अगर मैं इसे और लिखूं आगे तो हो जाएगा 1 + e3 e⁻2 बी। आप बीटा को लिख सकते हो 1/kBt, एनी प्रॉब्लम? प्लस 5 e⁻6b/kBt, ओके, प्लस 7 × e⁻12b/kBt। समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ पे जो b/kb होता है, b/kb होता है, वो उसे हम कहते हैं थीटा रोटेशनल। उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा रोटेशनल। मीन्स थीटा रोटेशनल होता है b/kb, ठीक है ना। थीटा रोटेशनल को वो b/kb को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा रोटेशनल से। ओके, और जो इसकी यूनिट होती है वो यूनिट होती है टेम्परेचर वाली यूनिट, यानी कि केल्विन यूनिट होती है इसकी। क्या यूनिट होती है? केल्विन। इसलिए हम इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। ध्यान से सुनो, मैंने पार्टीशन फंक्शन लिखा, पार्टीशन फंक्शन लिखने में जो b/kb है उसे मैंने थीटा रोटेशनल लिख दिया। क्या लिख दिया? थीटा रोटेशनल। या इसे मैं रोटेशनल टेम्परेचर भी कहता हूँ, या कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर भी कह देता हूँ। यहाँ तक समझ आया? ओके, अब हम पुट करते हैं थीटा यहाँ पे, तो क्या आएगा? 1 + 3e⁻² थीटा रोटेशन 2 थीटा रोटेशन अपॉन t, ठीक है ना, प्लस 5 e⁻6 थीटा रोटेशन बाई t प्लस 7 e⁻12 थीटा रोटेशन बाई t। सो ये पार्टीशन फंक्शन आएगा, ये आएगा रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ QR से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है जी। तो आपको थीटा रोटेशन समझ में आया क्या होता है? b/kb। ओके, और b का वैल्यू आपको पता ही है, अभी आपने देखा था, क्या होता है? h×2/2i। ओके, कर लोगे यहां तक? इससे आगे चलते हैं। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि आपको थीटा रोटेशनल की वैल्यू बतानी है, जब b दिया हुआ है, b दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर इनवर्स। b कितना दिया हुआ है? b का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इनवर्स, और आपको क्या है? टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 230 डिग्री सेल्सियस। लेट्स से मुझे कहा है कि ये यहाँ पे टेम्परेचर है, केल्विन में ले लो, कोई दिक्कत है, मैंने सेल्सियस में से ले ली, ठीक है ना। आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दिए गए हैं, डिफरेंट टेम्परेचर, और आपको क्या है? इन सभी टेम्परेचर के लिए आपको क्या निकालना है? थीटा रोटेशनल निकालना है। तो क्या करोगे? क्या करोगे सभी टेम्परेचर पे निकालने के लिए? देखो जी, अब सीधा सा बात ये है, जो थीटा रोटेशन होता है वो होता है b/kb। क्या होता है? b/kb। अब मुझे बताओ, जो b/kb होता है, सॉरी, जो b/kb होता है, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? क्या होता है यूनिट?
आपका होता है बी, क्या होता है, बी होता है आपका एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है ना। क्या इसमें कहीं टेम्परेचर में नहीं, क्या इसमें कहीं टेम्परेचर नहीं, मीन्स थीटा इज नॉट डिपेंड ऑन, इज नॉट डिपेंड और यू कैन से इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। तो मीन्स सभी टेम्परेचर पे एट ऑल टेम्परेचर थीटा रोटेशनल विल बी सेम। सो सभी टेम्परेचर भी सेम होगा, तो बस बी पे डिपेंड करेगा, बी की वैल्यू उसने दे रखी है। सो थीटा रोटेशन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अपॉन इनवर्स अपॉन केबी। केबी का वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में होता है आपका, क्या होता है, क्या होता है 0.69 सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। और जब कट करोगे तो ये जो कुछ भी आएगा वो वैल्यू आ जाएगा और इनटू केल्विन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यूनिट किस में आ रहा है, केल्विन, बिकॉज अपॉन नीचे क्या है केल्विन इनवर्स है, तो ऊपर जाके केल्विन में आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नोट कर लो, नोट कर लो, जिसे नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। सो मैंने अभी कहा कि जो बी का वैल्यू होता है, ओ सॉरी बी कह रहा हूं मैं, जो के बी का वैल्यू होता है वो कितना बताया मैंने अभी, 0.69 सेंटीमीटर इनवर्स। ये होता है जी के बी का वैल्यू। ठीक है ना, सॉरी 0.69 सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये वैल्यू होता है केल्विन का, सॉरी केबी का वैल्यू, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू ये होता है। लेकिन अगर आप बात करो जो जनरल वैल्यू आपने आप तक पढ़ा होगा वो कितना होता है 1.38, ये वैल्यू पढ़ा होगा आपने 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, ये वैल्यू पढ़ा होगा ना, यही वैल्यू आपका मोस्टली दिया होता है और मैं इससे कैलकुलेट करके आपको वो दिखाते हैं, ठीक है ना। ये होता है मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड टू द पावर -2 और केल्विन इनवर्स, ये होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये आपका पूरा जो यूनिट है, ये आपका जो पूरा यूनिट है वो मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। ये आपका यूनिट, मैं इस अगर टोटल यूनिट को सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में किसी टाइप से कन्वर्ट कर दूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस फॉर्म में इसका आंसर निकाल सकता हूं। मीन्स इस यूनिट को, जो केबी का जो वैल्यू है वो इस यूनिट में निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे देखो टोटल यहाँ पे जो स्टेटिस्टिकल केमिस्ट्री में मुझे केबी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वो सेंटीमीटर इनवर्स में ही पड़ेगी, तो इसलिए मैं सेंटीमीटर इनवर्स में इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस केबी को अब डिवाइड कर दूं एच और सी से, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, और जो आपकी वैल्यू होती है सी की वो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये होते हैं जी, ओके। अब अगर मैं इस यूनिट को देखूं तो इस यूनिट में जो ये इतना पार्ट है, इतना पार्ट मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड की -2, इसे ये होता है 1 जूल के बराबर। मीन्स 1 जूल होता है आपका 1 मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड टू द पावर -2, समझ में आ रहा है। तो वो हो गया पूरा जूल, और यहाँ पे भी है जूल, जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो बचेगा क्या, बचेगा ये जी, अब देखो ऊपर आएगा 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 अपॉन 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, ओके। क्या यूनिट बचेगी, ऊपर बचेगा जी केल्विन इनवर्स, और नीचे आप देख रहे हो मीटर बचा है, नीचे क्या बचा है मीटर, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा मीटर इनवर्स। अब आपको मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, आप जब मीटर को सेंटीमीटर इनमें कन्वर्ट करते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से, तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और इसे बदलो सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर इनवर्स में, तो आपको 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नीचे, ठीक है ना। अब देखो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई आप नीचे कर रहे हो तो ऊपर जाके 10 टू द पावर -2 बनेगा, और -2 ऊपर होगा तो आपका 23 पावर पहले से -2 और होगा तो ऊपर हो जाएगा 25, ओके। अब नीचे से 34 ऊपर जाएगा, नीचे से जब 34 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 34 - 25, ये आ जाएगा 10 टू द पावर, ठीक है ना।
34 में सिर्फ 25 घटा लो तो कितना आएगा 10⁹ ठीक है ना, ये आएगा। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे टोटल को तो वैल्यू आएगा आपका 0.69। कितना वैल्यू आएगा 0.69 आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, और 10⁹ नीचे बचा है। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे 3 × 10⁸ हो रहा है, 3 × 10⁸ है, ऊपर 10⁹ बचा है, ये करके 10⁴ बचेगा। और जब आप टोटल को कैंसिल आउट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.69। और यूनिट क्या बचा, यूनिट बचा केल्विन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यही तो क्या मैंने कि यूनिट आपका क्या रहा है, जो आपका केबी का वैल्यू आता है सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स में, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0.69। तो आपको केल्विन केबी का वैल्यू आगे से याद रखना है कितना, 0.69 सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये वैल्यू आपको आगे से याद रखना है, क्योंकि पेपर में भी क्या होता है, नेट वगैरह के एग्जाम में भी वो जो वैल्यू देता है वो 1.38 ही देता है। क्या देता है आपको वैल्यू, 1.38 ही देता है, मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकेंड की -2 और केल्विन इनवर्स यही देता है। तो आपको या तो आप वहां पे कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो आप उसे याद रखना। कोई प्रॉब्लम? ओके, अब ध्यान से देखो, अब जो मैं यहाँ पे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन पढ़ूंगा, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वो ध्यान से देखना, मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा उसे। कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा, 2 पार्ट में। फर्स्ट वाला मैं पढ़ूंगा, वैसे तो जनरली मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक में पढ़ूंगा होमो एटॉमिक या होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल HCl हुआ, ठीक है ना, HBr हुआ, एक्सेट्रा, ठीक है ना, ये सब। और वो होमोएटॉमिक है ना, सॉरी होमोएटॉमिक H2 Cl2 O2 एक्सेट्रा, ये सभी क्या होंगे आपके होमोएटॉमिक डायटोमिक मोलिक्यूल होंगे। दूसरा आपका हो सकता है हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर मींस HCl HBr एटसेट्रा, ये जिसमें दोनों एटम होंगे वो आपके क्या होंगे, डिफरेंट न्यूक्लियाई होंगे। तो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल पढ़ूंगा, और आपका होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियर मोलिक्यूल्स, ठीक है ना, जैसे कि आपका CO2 है, ठीक है ना, तो बहुत सारे हैं, SO2 है। तो ऐसे मोलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे इसमें, और हम ये मोस्टली हम फोकस करेंगे हेट्रोएटॉमिक के ऊपर और होमोएटॉमिक के ऊपर, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है और काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल। क्या स्टार्ट करते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मोलिक्यूल। इसकी बात कर रहे हैं, हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मोलिक्यूल मीन्स ऐसा मोलिक्यूल HCl टाइप, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके, अब ध्यान से देखो, जब मैं पार्टीशन फंक्शन लिखूंगा रोटेशनल का, तो वो क्या आएगा, आपको क्या आता है पार्टीशन फंक्शन? पार्टीशन फंक्शन में पहले आता है क्या, डिजेनरेसी, तो जीजे इंटू e⁻ बीटा एप्सिलॉन, यही तो आता है। ओके, GJ, what is the degeneracy in case of rotational? रोटेशनल में डिजेनरेसी क्या होता है, 2J + 1 इंटू e⁻ बीटा। What is epsilon over here? Epsilon is nothing but J into J + 1 B। ये आएगा पार्टीशन फंक्शन आपका क्यों रोटेशनल। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? ओके, और मैं इसे अगर और खोल के लिखूं तो क्या आएगा, 2J + 1 e⁻ J into J + 1 थीटा रोटेशन बाई T, ठीक है ना, इसे खोलूंगा 1/kBT आएगा, और B/kB आपका थीटा रोटेशन हो जाएगा, और बाई T आएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल पार्टीशन फंक्शन आएगा। और अगर मैं अब यहाँ पे इसे इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखूंगा, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, Q रोटेशनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट। आप 0 टू जाएगा और इनफाइनाइट जाओगे, ये क्या हो जाएगा, 2J + 1 e⁻ J into J + 1 थीटा रोटेशन बाई T इंटू dJ।
तो ये आएगा आपका पार्टीशन फंक्शन, ठीक है ना। ये होता है पार्टीशन फंक्शन फॉर रोटेशनल सिस्टम। रोटेशनल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन भी होता है। अब हम इसे आगे करते हैं सोल्व, आगे सोल्व करते हैं। ध्यान से थोड़ा ध्यान से देखना कैसे हमने सोल्व किया। अगर सोल्व करने में कोई दिक्कत तो बस बाद में आप रिजल्ट याद कर लेना, ठीक है ना। बाद में रिजल्ट याद कर लेना। 0 to इनफाइनाइट 2j+1 e to the power -j into j+1 थीटा रोटेशन बाई टी डी। ये है जी आपका। ओके, अब ध्यान से देखना इसमें, जैसे कि आप 11th 12th क्लास में कैलकुलेशन में करते थे, सॉरी जो आपका कैलकुलस होता था मैथ, उसमें आप कैलकुलेट करते थे। वहां पे आपका मैथमेटिक्स में था कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को या इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो बहुत ही सिंपल मेथड था। आप क्या करते थे, किसी एक चीज को x मान लेते थे और उससे फिर आप सोल्व करते थे, इसे छोटा कर लेते थे। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ इफ x j इंटू j+1 इज इक्वल टू x, अगर ये x के इक्वल है तो क्या होगा, आप कह रहे हो x इज इक्वल टू j की j मल्टीप्लाई j² प्लस j, ये है। तो अगर मैं यहाँ से डिफरेंशिएशन करूँ dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2j dj प्लस j का g के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 इंटू dj को मान ले लो तो हो जाएगा 2j+1 इंटू dj dx इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर इस वाले इंटीग्रेशन में, इस इंटीग्रेशन में मैं 2j+1 इंटू dj, इस पूरे को क्या लिख दूं dx लिख दूं। मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ना, तो इस पूरे को तो मैं लिखूंगा dx और इस वैल्यू को मैं लिखूंगा x, और हम तब देखते हैं क्या आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आता है। ऐसे ही तो करते थे हम इंटीग्रेशन सोल्व। अगर समझ में ना आए तो बस एक काम करना, बाद में रिजल्ट याद कर लेना। ओके, 0 to इनफाइनाइट, ये क्या होगा e टू द पावर -x थीटा रोटेशन बाई टी इंटू dj, 2j+1 इंटू dj क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब मुझे इसको सोल्व करना है। देखो इसे सोल्व कैसे करते हैं हम, e टू द पावर x वाले कैसे सोल्व करते हैं, e टू द पावर -x थीटा रोटेशन बाई टी, इसका इंटीग्रेशन ही आएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन में क्या आएगा थीटा रोटेशन बाई टी, ठीक है ना। और माइनस साइन और आएगा, ये होगा। लिमिट क्या है 0 टू इनफाइनाइट, समझ आ रहा है। इसे हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा -t बाई थीटा रोटेशन, ये ऊपर आ जाएगा घूम के ऐसे, और इंटू e टू द पावर -x थीटा रोटेशन बाई t, ठीक है ना। और लिमिट क्या है 0 टू इनफाइनाइट। चलो आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। ध्यान से बस आप देखते रहो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे। ये है t बाई थीटा रोटेशन e टू द पावर -x थीटा रोटेशन बाई t। अगर मैं इसमें पहले अपर लिमिट रखूं, अपर लिमिट में मैं x की जगह इनफाइनाइट रखूंगा तो क्या होगा -1 t अपॉन थीटा रोटेशन इंटू e टू द पावर -इनफाइनाइट क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है ना। फिर अब दूसरी जब लिमिट रखते तो माइनस करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस t बाई थीटा रोटेशन, और जब x की जगह आप 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ये इतना पार्ट तो 0 हो गया, वो पार्ट क्या गया t बाई थीटा रोटेशन। तो अगर मैं अब इन जनरल रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की बात करूं तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होगा t बाई थीटा रोटेशन। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इज नथिंग बट t बाई थीटा रोटेशन। समझ में आया यहाँ तक, t बाई थीटा रोटेशन। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन समझ में आया होगा, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया तो आप फाइनल रिजल्ट याद कर लो। फाइनल रिजल्ट क्या है, जो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है वो होता है t बाई थीटा रोटेशन, जहां पे थीटा रोटेशन क्या होता है b बाई के बी, और ये आपका टेम्परेचर है। यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे भी दो टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एक तो हेट्रोन्यूक्लियर और एक हो सकते हैं होमोन्यूक्लियर। तो जब हमने होमोन्यूक्लियर के लिए एक्सपेरिमेंटली ये कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू कितना आया t बाई 2 थीटा रोटेशन, और जब हमने हेट्रोन्यूक्लियर के लिए किया तो वो आया t बाई थीटा रोटेशन। तो इसका मतलब क्या है, देखो जिसका मतलब बहुत ही सिंपल है। देखो आप अगर एक मॉलिक्यूल ले लो HH और एक मॉलिक्यूल ले लो HBr,
तो आप देख रहे होगे इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, इस मॉलिक्यूल में एक सिमेट्री फैक्टर है। आप इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 1 2 करूं यहाँ पे, तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे रख रहे हो और आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे रख रहे हो, दोनों फॉर्म में ये सेम मॉलिक्यूल दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें एक सिमेट्री फैक्टर आ जाता है। मींस आप इसके दो ओरिएंटेशन आप कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी, ऐसे ओरिएंटेशन में भी सेम रहेगा, ऐसे भी, लेकिन ये आपका अगर ऐसे घुमाते तो ओरिएंटेशन सेम नहीं होगा। तो इस फॉर्म में आपका सिमेट्री 0 1 हो जाता है और इस फॉर्म में आपका सिमेट्री क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एक सिमेट्री फैक्टर आता है। क्या आता है, एक सिमेट्री फैक्टर। तो उसके बेस पे हम कहते हैं कि जो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है वो इन जनरल होता है टी बाई सिग्मा थीटा रोटेशन। क्या होता है, टी बाई सिग्मा थीटा रोटेशन, जहां पे सिग्मा इज नथिंग बट योर सिमेट्रिक फैक्टर। ये क्या है, सिमेट्रिक फैक्टर। और सिग्मा की वैल्यू फॉर मोनो न्यूक्लियर, फॉर होमो न्यूक्लियर के लिए, होमो न्यूक्लियर के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो 2 होती है, और हिट्रो न्यूक्लियर के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो 1 होती है। समझ में आया। हिट्रो न्यूक्लियर के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होती है और होमो न्यूक्लियर के लिए सिग्मा की वैल्यू 2 होती है, ठीक है जी। अगर आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से तो एटकिंस में बहुत अच्छे से दिया गया है जी, ठीक है ना। एटकिंस में बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिया गया है। वैसे तो दिया तो मैक्वेरी में भी है, लेकिन एटकिंस में बहुत अच्छे से समझाया गया है। समझना, ठीक है ना, ओके। अब ध्यान से देखो, अभी मेरा ये रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन आ गया, लेकिन जो मैंने अभी देखा कि जो हिट्रो न्यूक्लियर के लिए उसके तो लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो टी बाई थीटा रोटेशन आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं होमो न्यूक्लियर पे जा रहा हूं तो होमो न्यूक्लियर पे फैक्टर आ रहा है। क्या फैक्टर आ रहा है, टी बाई 2 थीटा रोटेशन, जहां पे क्या आ रहा है, फैक्टर सिग्मा फैक्टर आ रहा है, इस सिमेट्री फैक्टर मींस ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस सिमेट्री फैक्टर, इस सिमेट्री फैक्टर का ओरिजिन क्या है, वो ओरिजिन देखने के लिए हम आगे चलते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से। अब मैं कह रहा था कि जो ओरिजिन होता है वहां पे जो सिग्मा आता है, जो सिग्मा फैक्टर, जो सिमेट्री फैक्टर या आप कह लो जो सिमेट्री नंबर आता है, उसका जो क्या ओरिजिन होता है, वो कहां से आए, तो वो हम देखते हैं, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश हम उसे करते हैं, ठीक है ना। वैसे आपको अगर कुछ ज्यादा इसके बारे में जानना है, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो आप एटकिंस में पढ़ सकते हो, एटकिंस में भी दिया गया है, और आपका ये मैक्वेरी में भी दिया गया है। एटकिंस में आई थिंक चैप्टर नंबर 17 है, ठीक है ना। तो आप पढ़ लेना, काफी अच्छे से उसमें दिया गया है, काफी समझा के दिया गया है, ठीक है ना। वैसे हम यहाँ पे थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। तो द ओरिजिन ऑफ दिस सिमेट्रिक फैक्टर, और यू कैन से दिस सिमेट्रिक नंबर इज द न्यूक्लियर स्पिन। क्या होता है ओरिजिन, न्यूक्लियर स्पिन होता है ऑफ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल की न्यूक्लियर स्पिन होती है कि डाई एटोमिक जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम की न्यूक्लियर स्पिन क्या है, 1/2 है या कुछ इंटीजर है या क्या है न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है ना। एंड द जे कपल्ड विद एन ओड एंड इवन पार्ट ऑफ द पार्ट, दैट इज जे ओड एंड जे इवन। मीन्स यहाँ पे जो आपके जो जे होता है, जो रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है, वो कपल होता है बाय 2 फॉर्म ऑफ जे, वन इज जे ओड एंड जे इवन। हम ये आपको अच्छे से रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ाने वाले हैं। वहां पे जाके आपको जे ओड और जे इवन का अच्छे वाला फीलिंग आएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे भी हम देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो ध्यान से, जो हाफ इंटीजर जे होता है, हाफ इंटीजर जे मतलब जिसमें आपका स्पिन हाफ इंटीजर होता है, मीन्स आपका 3/2 1/2 5/2 जिनमें ये स्पिन होता है, ठीक है ना, हाफ इंटीजर स्पिन होता है, उनका जो जे होता है, जे मस्ट बी कपल्ड विद, उनका जे कैसे कपल्ड होता है, वो जे ओड की इस वैल्यू के साथ कपल्ड होता है, i इंटू आई प्लस 1 इंटू 2i प्लस 1। और यहाँ पे i क्या है, आपका स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन है, ओके। और जो जे इवन होता है वो होता है इस केस में, किसकी बात कर रहा हूँ, हाफ इंटीजर स्पिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाफ इंटीजर स्पिन के केस में जो जे ओड होता है वो ये होता है और जो जे इवन होता है वो ये होता है। मींस इनसे कपल होके आपका जे आता है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं हमेशा कैलकुलेट करूंगा जे ओड अपॉन जे इवन। तो जब मैं जे ओड अपॉन जे इवन करूंगा, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करूंगा, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा i प्लस 1 अपॉन आई। इन द सेम वे अगर मैं आपका इंटीजर स्पिन की बात करूं, इंटीजर स्पिन मतलब 1 2 3 एटसेट्रा, इंटीजर स्पिन की बात करूं, तो वहां पे जो जे ओड अपॉन जे इवन का रेशो आता है वो आता है i अपॉन आई प्लस 1। और इसी के ऊपर डिपेंड करता है सिमेट्री फैक्टर। हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका किस टाइप से यहाँ पे ये कैसे अफेक्ट करता है पार्टीशन फंक्शन को। मीन्स पार्टीशन फंक्शन हम कैसे इनकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं,
ओके, समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? ओके, सो अगर अब मैं देखूं तो मेरा जो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होता था वो क्या होता था? रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन वो होता था नथिंग बट 2j प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस क्या होता था? j इंटू जे प्लस 1 थीटा रोटेशन बाई टी, यही तो होता था, ये होता था। लेकिन अब मैं कह रहा हूं जो जे है वो दो जे को कपल करके बनाए, जे ओड और जे इवन। तो अब मैं जो पार्टीशन फंक्शन लिखूंगा वो पार्टीशन फंक्शन उन दोनों जे के लिए लिखूंगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो ये है वो जे ओड के लिए है। किसके लिए? जे ओड के लिए। प्लस मैं क्या करूंगा? प्लस समेशन जे इवन, इस बार जो कुछ भी है वो जे इवन के लिए है। यहाँ पे आ जाएगा 2j प्लस 1 ई टू द पावर माइनस जे इंटू जे प्लस 1 थीटा रोटेशन बाई टी। अभी ध्यान से देखो, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो क्यू रोटेशनल है वो आपका ये सब बात चल रही है होमो एटॉमिक की बात, होमो एटॉमिक इस टाइप के मॉलिक्यूल की बात चल रही है। तो जे जो जे है वो कपल है जे ओड और जे इवन से, ठीक है ना? ओके, जे ओड के साथ पार्टीशन फंक्शन कुछ इस टाइप से होता है और जे इवन वाला पार्ट इस टाइप से होता है। मीन्स अब अगर आप मॉलिक्यूल जो आपके होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है अगर आप उनके लिए पार्टीशन फंक्शन लिखना चाहते हो तो ये होता है उनके लिए कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन। समझ में आया? ओके, चलो हम एक मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। कोई भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं और उसके लिए हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। और फॉर एग्जांपल आपका कोई लेता हूं मैं सबसे सिंपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या लेता हूं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसका जो आई वैल्यू होता है वो होता है 1/2। क्या होता है आई वैल्यू? 1/2। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा जे ओड बाई जे इवन। क्या कैलकुलेट करूंगा? जे ओड बाई जे इवन। अब ध्यान से सुना, जो यहाँ पे जे ओड बाई जे इवन का रेशो होता है वो अभी मैंने पीछे पढ़ा था आई प्लस 1 अपो आई होता है। व्हाट इज आई प्लस 1? आई प्लस 1 इज 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2 अपॉन आई इज वोट 1/2। अब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 3/1। क्या आ जाएगा? 3/1। ये आ गया जे ओड बाई जे इवन का रेशो, ठीक है ना? अब ये कंप्लीट रेशो नहीं है। अब इसे ध्यान से देखो, अब मुझे यहाँ से दो फैक्टर निकालने हैं, जे ओड का फैक्टर निकालना है और जे इवन का फैक्टर निकालना है, ठीक है ना? मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ मुझे जे ओड का फैक्टर निकालना है और जे इवन का फैक्टर निकालना है। देखो ध्यान से कैसे निकलेगा वो, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी इसलिए बनाया गया क्योंकि आपको टोटल डेरिवेशन ना फॉलो करना पड़े, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है ना? तो देखो क्या होगा, आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 क्या है? ओड के लिए 3, 1 क्या है? इवन के लिए। बस कुछ मत करो, इन्हें डिवाइड कर दो इन दोनों को जोड़ के। 3 plus 1 is 4, तो 3/4 and 1/4 means here 1/4 part is for j even and 3/4 part for j odd। समझ आ रहा है? फिर से सुनो, आपको i इक्वल टू पता है कितना है? हाफ है। i इक्वल टू हाफ है, हाफ इंटीजर है, तो आपको ये j ओड बाई j इवन का रेस होगा i प्लस 1 बाई i प्लस 1 बाई i, वो आएगा 3/1 आया आपका। 3/1 आया तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि 3 फैक्टर होगा ओड के लिए और 1 फैक्टर होगा इवन के लिए। अब आपको क्या करना है, बस इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों डिजिट्स को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट फैक्टर आ जाएगा जे ओड का और ये फैक्टर आ जाएगा जे इवन का। अब आपको लिखना है पार्टीशन फंक्शन फॉर h2, पार्टीशन फंक्शन फॉर h2 लिखना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, पहले मैं ओड वाला फैक्टर देखता हूँ क्या है? 3/4 और ओड के लिए मैं पहले पार्टीशन फंक्शन लिख लेता हूँ जे ओड के लिए। तो वो क्या आएगा? 2j प्लस 1 ई टू द पावर माइनस जे इंटू जे प्लस 1 थीटा रोटेशन बाई टी, ये आएगा प्लस। अब इवन पार्ट के लिए लिखूंगा, इवन पार्ट के लिए फैक्टर है 1/4। फैक्टर क्या है? सिमेट्री फैक्टर जो है वो है 1/4 समेशन ऑफ जे इवन 2j प्लस 1 ई टू द पावर माइनस जे इंटू जे प्लस 1 थीटा रोटेशन बाई टी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये आएगा यहाँ पे टोटल पार्टिकल फंक्शन, रोटेशनल पार्टिकल फंक्शन फॉर H2 मॉलिक्यूल। और हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, तो आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना? और ज्यादा क्लियरिटी के लिए, क्लियरिटी तो यहाँ पे आपको आ गई होगी, लेकिन और ज्यादा अंदर जाने के लिए, इस टॉपिक को और ज्यादा अंदर से पढ़ने के लिए आप एटकिंस का रेफरेंस ले सकते हो। एटकिंस का चैप्टर नंबर 17 पढ़ना, ठीक है ना? वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? मैंने अच्छे से समझा दिया गया, वहाँ का निचोड़ मैंने अच्छे से बता दिया। आप वहाँ पे जाओगे, पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये आपका मैक्वेरी में भी है, मैक्वेरी में भी है और एटकिंस में भी है। मैक्वेरी में से पढ़ सकते हो और एटकिंस में भी, बल्कि एटकिंस में बहुत अच्छे से समझाया गया है। चैप्टर नंबर 17
समझ में आया? ओके, तो आपने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन देखा, आपने हेटेरो एटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना? तो अगर अब मैं आपसे कहूं कि आप निकालो 16O2 का, किसका? 16O2 का और 15N7 का, ठीक है ना? 15N7 यहाँ पे लिख देता हूँ, 7N15 का निकालो और दूसरा 16O2 का निकालो, ठीक है ना? इन दोनों का आपको पार्टीशन फंक्शन लिखना है। इसके लिए I की वैल्यू 0 होती है और इसके लिए I की वैल्यू होती है 1/2। इसके लिए करोगे तो आपने अभी H का क्या है, H2 का 1/2 तो वो कर लोगे। हम अभी O2 का देख लेते हैं, उससे पहले आप प्लीज नोट कर लीजिए इसे, ठीक है ना जी? ओके, अब हम O2 को देख लेते हैं, O2 को, क्योंकि O2 में I के आगे आपका 0 आ गया, ना तो वो इंटीजर दिया ना वो आपका क्या दिया, वो हाफ इंटीजर दिया, वो आपको क्या वैल्यू दे दिया, I का 0 वैल्यू दे दिया। तो 0 वैल्यू के लिए आप याद रखना, नोट कर लो, नोट करके आप लिख लो, क्या लिखो, फॉर I इज इक्वल टू 0, फॉर I इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर स्पिन 0 हो, द even part get even part will get removed and only odd part will exist, only odd part exist करेगा इन केस में, और even part यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बहुत अच्छे से देखेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वहां पे हम टर्म सिंबल वगैरह भी पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे हम अच्छे से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना? तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज इसे आप एक बार नोट कर लीजिए और इसका आप डिटरमाइन करके देखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट में आके बता दीजिएगा। चलो आप एक बार पॉज करके तब नोट कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं आगे, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा बचा है बस, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना? और आगे इसके अंदर जाके हम इसे अच्छे से समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। करें स्टार्ट? ओके, अब आप ध्यान से देखना, जो मैंने थीटा रोटेशन देखा था, थीटा रोटेशन क्या था जी आपका, B/K, यही था ना थीटा रोटेशन। और जनरली ये है क्या, ये है आपका H क्रॉस स्क्वायर अपॉन व्हाट, H क्रॉस स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, बोलो बोलो, तो देखो ध्यान से देखना, बी क्या होता है, बी होता है H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i और इंटू क्या है, के भी है। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, H स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि आपका H क्रॉस क्या होता है, H क्रॉस होता है H अपॉन 2 पाई, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 2i सी के बी, ये हो जाएगा। ओके, तो यहां से ये क्या आएगा, H स्क्वायर अपॉन 4 टू जा 8 पाई स्क्वायर आई सी के बी, ये वैल्यू आता है थीटा रोटेशन का। समझ में आया, अच्छे समझ में आया ना? ओके, अब यहां पे आप ध्यान से देखो, तो आपका जो I है, I क्या है यहाँ पे, I है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, I क्या होता है, I अपने पढ़ा है, I होता है mr², यही होता है ना? लेकिन इस केस में, अब ध्यान से सुनना, इस केस में यहाँ पे रोटेशनल हो रहा है, और कौन से मॉलिक्यूल चल रहे हैं यहाँ पे, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल चल रहे हैं। तो मॉलिक्यूल डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है, तो जहां पे मॉलिक्यूल डाई एटोमिक आते हैं वहां पे जो m होता है वो रिड्यूस मास में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आपका हो जाएगा μr², I इक्वल टू क्या हो जाएगा, μr², वेयर म्यू इज द रिड्यूस मास। एंड रिड्यूस मास क्या होता है, रिड्यूस मास होता है पहले मॉलिक्यूल का मास, पहले एटम का मास इनटू दूसरे एटम का मास अपॉन दोनों का प्लस, m1 प्लस m2, ये होता है आपका रिड्यूस मास। तो यहाँ पे आ जाएगा रिड्यूस मास, तो ये क्या हो जाएगा, H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर, I की जगह आप लिख दोगे क्या, μr² सी के बी। तो यहां से ये पूरा वैल्यू किसका आता है, आपका थीटा रोटेशन का आता है, ठीक है ना?
समझ में आया? अब हम इसे और आगे देखते हैं, और अच्छे से देखते हैं। तो अब अगर मैं यहां से बात करूं, जो क्यू रोटेशनल होता है, क्यू रोटेशनल वो इज इक्वल टू क्या होता है, अभी आपने पढ़ा टी बाई थीटा रोटेशन। तो आप एक काम करो, थीटा रोटेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो ये हो जाएगा टी अपॉन एच स्क्वायर, ये सारा वैल्यू ऊपर जाएगा, 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी के बी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा। समझ आ रहा है? तो अगर मैं बात करूं जो क्यू रोटेशनल है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ आ रहा है? और म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपकी बात करूं तो यहाँ पे होता है सिग्मा, तो आपका सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इन तीन चीजों को याद रखोगे कि जो क्यू रोटेशनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, म्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, तो यहाँ पे इससे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, और अगर बात करें तो आगे भी क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस को। इतना से देखना, जैसे ये क्वेश्चन कहा है क्या, एट आइडेंटिकल कंडीशंस विच वन ऑफ द करेक्ट, पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो इसमें दिया हुआ है क्यू ट्रांसलेशनल D2, क्यू ट्रांसलेशनल HD और क्यू ट्रांसलेशनल H2। ये दिया हुआ एक में तो इसने ये पूछ लिया, और दूसरे में इसने क्या पूछ सकता है, ये क्या पूछ सकता है कि इन तीनों में रोटेशनल किसका ज्यादा होगा। पहले तो आपको इनका क्रम बताना है कि इनमें कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, ठीक है ना। आपको चलो और कुछ छोड़ो, बस आप ये बताना है कि इनमें किसका ज्यादा होगा ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन और किसका ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन कम होगा। अब आपको पता है जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है वो आप पहले पढ़ चुके हो, मैं पहले वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, मैं बस एक बार कंपैरिजन करके बताऊंगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मास O2 का है, इन दोनों में ज्यादा मास HD का है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ड्यूटेरियम। तो ये होगा ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन का इसमें ऑर्डर। ओके, अब अगर मुझसे कोई यही पूछे कि यहाँ पे रोटेशनल का ऑर्डर बताओ, किसका ऑर्डर बताओ, रोटेशनल का, क्यू रोटेशनल O2, क्यू रोटेशनल HD, क्यू रोटेशनल H2, तो मैं कहूंगा देखो भाई, मैंने अभी कहा था जो क्यू रोटेशनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा के। तो देखो, अगर मैं पहले सिग्मा की बात करूं तो आपको पता है ये होमोएटॉमिक है तो इसके लिए सिग्मा 2 होगा, ये डायटोमिक है वो हेटेरोएटॉमिक है तो इसके लिए सिग्मा 1 होगा, और इसके लिए भी सिग्मा 2 होगा। चलो अब मैं बात करता हूँ दूसरी बात म्यू की। देखो सिग्मा भी यहाँ पे ले सकता हूँ, म्यू ले सकता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो टेम्परेचर को मैं देखूंगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा। म्यू देख लेता हूँ, तो म्यू में क्या होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर मैं HD के केस में बात करूं तो 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 3। ओके, यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे देखो इसका कितना होता है, O का 16, तो 16 इंटू 16 अपॉन 16 प्लस 16 ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये वैल्यू सबसे बड़ा है, ये वैल्यू आपका 0.5 और ये वैल्यू 0.6, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा वैल्यू है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। और अगर मैं बात करूं तो सिग्मा, इसका छोटा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपको इस टाइप से केस कोई भी फंस जाए, इस टाइप का कोई भी केस फंस जाए, तो उसमें देखो आप क्या करोगे, क्योंकि देखो म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस आप यहां से कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू अपॉन सिग्मा, तो आप म्यू अपॉन सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अपॉन सिग्मा की वैल्यू 2 आएगी। और अगर मैं चलो इन दोनों के कंपैरिजन की बात करता हूं, अभी मैं इस वाले को अगर छोड़ भी दूं, O2 वाले को, इन दोनों के कंपैरिजन की बात करूं तो म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू क्या है 0.6, सिग्मा क्या है 1, यहाँ पे क्या है म्यू 0.5, सिग्मा क्या है 2। तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखूं तो आएगी 0.25, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.6। वैल्यू इसकी ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, मीन्स इसका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ज्यादा होगा, उसका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन कम होगा,
ठीक है ना। और यहीं पे मैं आपको एक चीज दे दूं, H2 हो गया, Hd हो गया, D2 और दे दूं, Q रोटेशनल D2। तो देखो D2 के लिए भी आपका सिग्मा की वैल्यू 2 होगी और म्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो म्यू की वैल्यू होगी आपकी 2 to the 4 upon 2 to 4 means 1 and this will give you 1/2 and that is 0.5। so सबसे बड़ा किसका होगा, Q रोटेशनल ऑफ HD, देन होगा Q रोटेशनल ऑफ D2, देन होगा Q रोटेशनल ऑफ H2। फर्स्ट ऑफ ऑल HD, देन D2, देन H2। लेकिन ट्रांसलेशनल में ये केस उल्टा है, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल में मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो ट्रांसलेशनल में सबसे ज्यादा D2 का होगा, उससे कम HD का होगा, सबसे कम H2 का होगा, क्योंकि वहां पे मास के ऊपर डिपेंड करता है ओनली डायरेक्टली। समझ में आया? ओके, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स AB, B2 एंड A2। 3 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, AB, B2 एंड A2। ये 3 मॉलिक्यूल हमें दिए गए हैं, AB, B2 एंड A2, एंड मास ऑफ B इज 4 टाइम्स दैट ऑफ A। इसने कहा जो B का मास है वो A के मास का 4 टाइम है। लेट्स से इसका मास है M, तो इसका मास कितना होगा, 4M होगा। ओके, then correct order of their molecular रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का। यहाँ पे सॉरी, ये क्या बोला है, ये बोला है कि जो A का मास है अगर वो M है तो B का मास कितना होगा, 4M होगा, ये बोला गया है। अब ध्यान से देखो, ये गलत था, ये ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी मास की बात करूँ तो इसका मास है M, इसका मास है 4M, तो हो जाएगा सॉरी 4M प्लस M, तो इसका हो जाएगा 5M। समझ आ रहा है? ऐसे ही होगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो आप पहले सिग्मा देख लो, इसके लिए सिग्मा 1, इसके लिए सिग्मा 2, इसके लिए सिग्मा 2। अगर मैं म्यू की बात करूं तो देखो A का मास कितना है M, B का मास कितना है 4M। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4M स्क्वायर। समझ में आया? 4M इंटू M, 4M स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा मास दोनों का सम, 4M प्लस M इज इक्वल टू 5M। ओके, यहाँ पे देखो B2 इज व्हाट, 4M इंटू 4M मीन्स आपका 16M स्क्वायर, अपॉन 4M प्लस 4M 8M, ठीक है ना। M इंटू M, दिस इज M इंटू M, M स्क्वायर, अपॉन M प्लस M 2M। M से M कैंसिल, M से M कैंसिल, M से M कैंसिल, तो आ जाएगा 4M बाई 5, 16M बाई 8, यह जाएगा M बाई 2 एंड दैट इज 4.5M and that is 2M and that is 0.8M. Got it? Now just divide these two values, means Q rotational is directly proportional to mu and is also proportional to sigma. So you have to find mu upon sigma value. Mu upon sigma. So mu is 0.8 and sigma is 1. So mu upon sigma is 0.8. ठीक है ना? Mu is 2M and sigma is 2. 2M by 2 means this is M. ठीक है ना। दिस इज 0.5M एंड दिस इज 2, दिस इज 0.25M। तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका आ रहा है? ओके, कैमरे में विजिबल है क्या? हाँ जी बिल्कुल। ओके, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? सबसे बड़ा वैल्यू है इसका। मीन्स जो Q रोटेशनल होगा B2 का, वो आपका सबसे ज्यादा होगा। और देन Q रोटेशनल ऑफ AB, और सबसे कम होगा Q रोटेशनल ऑफ A2। Q रोटेशनल ऑफ A2 सबसे कम होगा, B2 का सबसे ज्यादा होगा, AB का उससे कम, और A2 का सबसे कम होगा। ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन अगर हमें दिए गए, और क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं। अरे मैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन किसमें पूछा है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, नेक्स्ट H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, एंड एक दिया गया है आपका
H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड P, ये दिया गया है। चलो इसी देख लेते हैं अभी हम। तो मैं सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। अगर इसमें देखो तो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट डिफरेंट है, दोनों पार्ट डिफरेंट डिफरेंट है, तो सिग्मा की वैल्यू 1 आएगी। इसमें देखो ये पार्ट और ये पार्ट आपको सेम लग रहा है, इस ट्रिपल बॉन्ड से इधर का पार्ट सेम लग रहा है, इसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो 2 आती है। यहाँ पे देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों डिफरेंट है, तो सिग्मा की वैल्यू होगी 1। अब मैं बात करता हूँ म्यू की वैल्यू की, तो ध्यान से देखना, अगर म्यू इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तो इसका कितना हो जाएगा m, इसका m हो जाएगा आपका 12 और 13 13, इसका m कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, सॉरी 12 12 टू 14 24 24 और 3 27, ठीक है ना। तो दिस इज 27 multiplied by 13 but 27 plus 13, okay, and this is 12 plus 1 13 and 13, so 13 into 13 upon 13 plus 13, and what will be this will be this is 13 and this is 14, so 13 into 14 upon 13 plus 14, ध्यान से देखो, so ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 351 अपॉन 40, ये कितना आएगा 13 इंटू 13, राइट 169 by 26, and this is 13 into 14, 13 into 14, (182). This is 182 by 27. So okay, so calculate these values and you will get mu by, this is your mu by sigma, and mu by sigma is I think, what is the values are 9 for this you will get the value, this is mu and this is mu by sigma, so the value for this is 9 and value for this is 3.25 3.25 and for this is 6.9, okay. So mu by sigma is 9 by 1 means 9, and this is 3.25 by 2, 2 1 is 2, 2 1 is 1.62, and this is 6.9. So the value of this is higher than this, means Q rotational of first is greater than Q rotational of third is greater than Q rotational of second, first, third and second, okay. So I hope आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप उस क्वेश्चन को करना, अगर आपसे वो क्वेश्चन हुआ है तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप कमेंट में पूछना, ठीक है ना, कमेंट में पूछना। सो क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ H2 at 300 Kelvin is, the rotational partition function, PF means partition function of H2 at 300 Kelvin is, क्या होगा, उसने B का वैल्यू दे दिया, B का वैल्यू है 60.864 सेंटीमीटर इनवर्स, B का वैल्यू उसने दे दिया, ठीक है ना। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज 3.446, B ऑप्शन है 2.93 और C ऑप्शन है 1.72 और D ऑप्शन है 4.67। सो ये आपके ऑप्शन है, तो आपको बताना है कौन सा आंसर है, करके देखोगे। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, उसने पार्टीशन फंक्शन पूछा है, तो पार्टीशन फंक्शन होता है T बाई सिग्मा थीटा रोटेशन,
ठीक है ना। H2 के लिए पूछा है, H2 के लिए तो हो जाएगा T/2 थीटा रोटेशन। थीटा रोटेशन आपको कैलकुलेट करना है, आपको आता है थीटा रोटेशन कैलकुलेट करना। थीटा रोटेशन कैलकुलेट करना, टेम्परेचर आपको पता है बाई 2 तो कर लेना, ठीक है ना गाइस, हो जाएगा। तो आपका इसी के साथ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन खत्म होता है, ठीक है ना। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन से बाद में हम फिर वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन पढ़ेंगे, और वाइब्रेशनल से बाद में हम फिर इलेक्ट्रॉनिकल पार्टीशन फंक्शन पढ़ेंगे। फिर हम सबको एक साथ कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन करने के बाद में हमारा पार्टीशन फंक्शन खत्म हो जाएगा, फिर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। सो गाइज आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज कीप इंजॉइंग एंड बी हैप्पी एंड बेस्ट ऑफ लक। Bye bye. Please like, share and subscribe our channel. Bye bye.